नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग जो न्यूक्लियर फिजिक्स अपना चल रहा है, आप लेक्चर 2 में हैं आज न्यूक्लियर फिजिक्स का। और अभी आप देखिए कि जितने भी स्टेट पीसीएस में हरियाणा वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हैं, अब यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चंस आर मूविंग इन द कंसेप्चुअल डायरेक्शन। कंसेप्चुअल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए आप उसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, देर इज़ नो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ दैट प्रिपेयर वेल लाइक दिस फॉर द स्टेट पीसीएस। देखो यार, यूट्यूबर के लिए क्या है मेरे दोस्त, समय आपका खराब होगा, ईयर आपका खराब होगा, 67वीं के बाद 68वीं में चले जाएंगे एंड यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस वीसीएस साइकिल। तो अच्छा ये रहेगा कि जो जनरल किताब पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब किताब के लिए मैं ना नहीं बोल रहा, बट डोंट साइडलाइन द एनसीईआरटीज। और हम लोग जितने भी वीडियो डाल रहे हैं एटलीस्ट उसको तो फॉलो कर ही लीजिए, क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअली उस चीज़ को डील करेंगे और आपको पिछली बार बेनिफिट मिला होगा और इस बार भी मिलेगा, बाकी जो है सो तो है ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी हमेशा न्यूक्लियर फिजिक्स पे, न्यूक्लियर रिएक्टर पे, मॉडरेटर पर, कूलेंट पर, कौन सा प्लांट कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात है कि कल हमने आपसे दो चीज़ की बात की थी। जो सबसे कंसेप्चुअल पार्ट है, एक है फर्टाइल क्या होता है और एक फिजाइल क्या होता है। तो जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि विखंडनीय पदार्थ कौन होता है और उत्पादक पदार्थ कौन होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूं और फिर हम लोग इसको पिकअप कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि यूरेनियम 238 जो है, ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 99.3% पाया जाता है। नेचर में यूरेनियम 235 जो है, इसकी मात्रा कम है, 100 में से उसको घटाइएगा तो 0.7% है। भारत में थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। जितने कोस्टल एरिया हैं, जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ पर थोरियम के रिजर्व्स काफ़ी हैं और थोरियम मोनोजाइट की ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। मेरे दोस्त, एक जो चीज़ है उसको आप कहते हैं फिजाइल। फिजाइल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रिकैप है। फिजाइल का मतलब है कि आपने इस एलिमेंट पर आपने न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया। जैसे आपने न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, ये स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हुआ तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजन में एक स्प्लिट पर मोटा मोटी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है और एक स्प्लिट पर आपको पता है कि 2.43 न्यूट्रॉन की रिलीज होती है। वो कैसे, एवरेज तो हो नहीं सकता, तो कभी कभी अगर ऐसा तो नंबर हो नहीं सकता फ्रैक्शन में, तो कभी कभी आप देखते हैं कि 2 न्यूट्रॉन की रिलीज होती है और कभी कभी 3 होता है। तो अगर आप इसका एक एवरेज वैल्यू लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.43। मेरे दोस्त, आपने जैसे इस एलिमेंट X पर बॉम्बार्डमेंट किया, दिस एलिमेंट वेंट फॉर द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर रहा है, यू आर गेटिंग द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। Now the question is how you are getting this much of the energy. This much of energy you are getting by this formula E is equal to mc square. हमने आपको बताया कि अगर आप ये 4 ग्राम का मास है, ये 2 भाग में टूटता है। जब आप दोनों का मास जोड़ेंगे तो 4 ग्राम से कम रहेगा, मानते हैं कि 3.7 ग्राम है। जो 0.3 ग्राम है वो आइंस्टीन के फॉर्मूला एनर्जी बराबर mc स्क्वायर मास इक्विवेलेंट से एनर्जी का रूप में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया मोटा मोटी बात। पर एक जो एलिमेंट है, ये यूरेनियम है दोस्त। एक जो एलिमेंट है उसको आप कहते हैं फर्टाइल। ठीक है, रिपीटेशन है, पर जो पुराने लोग हैं थोड़ा सा बियर करिए। फर्टाइल क्या है कि आपने एक एलिमेंट X है, आपने इस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा दिया। जैसे आपने इस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, इट गेट चेंज्ड। ये न्यूक्लियर फिजन पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा रहा है न्यूक्लियर फिजन पे, और आप कह रहे हैं कि एक नया एलिमेंट बन जा रहा है जिसका नाम Y है। तो कहने का मतलब है कि देयर इज अ कन्वर्जन विच इज हैपनिंग फ्रॉम X टू द Y। न्यूक्लियर फिजन नहीं हो रहा है। फिजाइल में क्या हुआ? X पे आपने हिट किया, सीधा न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो गया और आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हुआ। द मोमेंट यू आर हिटिंग द एलिमेंट X विद द न्यूट्रॉन N, it is getting converted into a different substance. This different substance, when bombarded with the neutron, now this will give you the energy and this will go for the fission reaction. कहने का मतलब है कि this is fertile. क्यों? आपने इसको हिट किया
फिजन नहीं किया, बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस वाई, एंड दिस न्यू सब्सटेंस वाई इज फिजाइल। अब बात समझ में आई बात? ये फिजाइल है क्योंकि अब इस पे आप अटैक करेंगे, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करेंगे, तो दिस विल गिव यू द फिजन रिएक्शन, बट दिस इज फर्टाइल बिकॉज वंस इट गेट्स बम्बार्डेड। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में एकदम क्लैरिटी रखिए, है ना? बाकी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछेगा, उसको हम आंसर करेंगे, है ना? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फर्टाइल एंड द फिजाइल। फर्टाइल व्हेन बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज अ फिजाइल सब्सटेंस, बट दिस इटसेल्फ इज नॉट अ फिजाइल सब्सटेंस। ठीक है, यही चीज है। हमने इसमें आपको बताया कि जब भी दोस्त यूरेनियम 238 है, जब भी आपने यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया तो ये डायरेक्ट फिजन नहीं करेगा। क्यों? ये फर्टाइल है। ये क्या करेगा? ये एक नया सब्सटेंस मेरे दोस्त बन जाएगा। उस सब्सटेंस का नाम है प्लूटोनियम 239। जो प्लूटोनियम 239 है, 239 क्या है? इसका मास नंबर है। ठीक है, न्यूट्रॉन से आपने बम्बार्डमेंट किया, प्लूटोनियम 239 बन गया। दिस यूरेनियम 248 इज फर्टाइल। आपने जैसे हिट किया न्यूक्लियर फिजन नहीं किया। प्लूटोनियम 239 इज फिजाइल। क्यों? अब प्लूटोनियम 239 पर जब तुम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे तो इट विल गो फॉर द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सो प्लूटोनियम 239 इज फिजाइल, यूरेनियम 238 इज फर्टाइल। अब देखिए, आपके पास थोरियम है, थोरियम 232 है मेरे दोस्त। जैसे थोरियम 232 है, आप क्या करेंगे कि इसको न्यूट्रॉन से आपने बम्बार्ड कर दिया। जैसे आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो आप देखते कि ये फिजन पे नहीं गया। जो भी चीज़ फिजन पे नहीं गया, इसका मतलब वो क्या है? फर्टाइल है, और वो एक नया सब्सटेंस बना दे रहा है। उस सब्सटेंस का नाम है यूरेनियम 233। ठीक है, न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो 33 हो गया। दिस यूरेनियम 233 माय फ्रेंड, अब आप इस पर जब बम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉन से तो आप ये पाएंगे कि जैसे इस पर आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया, ये फिजन रिएक्शन शो कर दिया। तो ये फिजन रिएक्शन शो किया, इसका मतलब यूरेनियम 233 इज व्हाट? यूरेनियम 233 इज फिजाइल, बट यूरेनियम 232 इज व्हाट? थोरियम 232 इज व्हाट? थोरियम 232 इज फर्टाइल। पर मुझे आप ये बताइए कि जो यूरेनियम 233 बना मेरे भाई, क्या ये नेचर में बना? बिल्कुल भी नहीं बना। आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करके इसको बनाया, तो ये एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है। प्लूटोनियम 239 में अगर आप नेचर में खोजने जाएंगे तो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जो न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट 238 पर हुआ तो आपको मिलता है मेरे दोस्त। तो हमने एक पीटी के लिए आपको क्लब कर रखा है। फिजाइल कौन कौन है? 235 पे आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, सीधा फिजन रिएक्शन कर दिया, फिजाइल है। प्लूटोनियम 239 फिजाइल है क्या? बिल्कुल प्लूटोनियम 239 फिजाइल है। जैसे आपने न्यूट्रॉन पर का बम्बार्डमेंट किया, फिजन रिएक्शन दे दिया। यूरेनियम 233 फिजाइल है क्या? बिल्कुल फिजाइल है। जैसे आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, वो फिजन दे दिया। पर मेरे दोस्त इस चीज को याद रखिएगा, प्लूटोनियम 239 किससे बन रहा है? यूरेनियम 238 से बन रहा है। जब यूरेनियम 238 पे आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, फिजन दिया क्या? नहीं दिया। एक नया सब्सटेंस बन गया प्लूटोनियम 239 जो कि फिजन देगा। इसलिए यूरेनियम 238 फर्टाइल है। थोरियम 232 पे जैसे आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, फिजन दिया क्या? बिल्कुल नहीं दिया। एक नया सब्सटेंस बन गया यूरेनियम 233 जो कि फिजन करेगा। इसका मतलब कि थोरियम 232 एक फर्टाइल है। हमने एक और क्लासिफिकेशन किया। अगर आप नेचर में खोजने जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लूटोनियम 239 नेचर में अगर आप तुम खोजने जाओगे मेरे दोस्त तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आप आर्टिफिशियली इसको बना रहे हैं। आप फिर जब यूरेनियम 233 को जब नेचर में खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि थोरियम के बम्बार्डमेंट से बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। पर जैसे आप नेचर में यूरेनियम 235 को खोजने जाएंगे आपको मिल जाएगा, 238 भी मिल जाएगा, थोरियम भी मिल जाएगा। थोरियम मोनाजाइट ओर से मिलता है, और मोनाजाइट ओर जो है डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, लैंथनम, सीरियम। मतलब इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लैंथनम। ठीक है, इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लैंथनम, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट ओर, और कोस्टल बेल्ट में मिलता है, बेसिकली केरला में मिलता है। 10 मिनट लग गया, पर अब हम लोग तगड़ा वाला स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि हमने कल फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया और फ्यूज़न के बारे में भी डिस्कस किया। हमने बताया कि जो फ्यूज़न वाला जो प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है फिजन की तुलना में। पर देखो फ्यूजन में क्या होता है, सन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से, एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? हीलियम। हम ये सब कुछ नहीं लिखना है कि हाइड्रोजन 1 2 क्या है, सिंपल सी बात करें, हीलियम।
पर अगर आप फिजन के बारे में जो दोस्त देखिएगा कि आप जब यूरेनियम 238 को जब हिट करते हैं और एनर्जी निकाल रहे हैं तो आप ये पाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक एंड प्रोडक्ट मिल रहा होगा। फिर आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आप थोरियम को भी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। थोरियम से जब आप उसको बम्बार्डमेंट करेंगे, थोरियम 232 से बम्बार्डमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एंड प्रोडक्ट मिल रहा होगा। मेरे भाई जब यूरेनियम 238 का, जैसे अगर आपने कोयला जलाया तो अंत में क्या मिलता है? आपको राख मिलता है। एंड प्रोडक्ट क्या है? राख है, एनर्जी निकलने के बाद। तो यूरेनियम 238 के बम्बार्डमेंट के बाद देखते हैं कि आपको लेड मिलता है, फाइनल सब्सटेंस, और द एंड प्रोडक्ट लेड 206 मिलता है। जब थोरियम से आप एनर्जी निकालते हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है लेड 208 मिलता है। मेरे भाई जो लेड जो है, जो फाइनल सब्सटेंस है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज। क्यों डिफिकल्ट टू डिस्पोज है? कैंसर काउजिंग सब्सटेंस है। और आप देखते होंगे कि जब पेट्रोल पंप पे आप जाते होंगे तो उस पर लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। ये जो लेड है ये बहुत ही अच्छा एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भाई लोग हैं, आपको पता है लेड इसलिए पेट्रोल में डाला जाता है क्योंकि जो गाड़ी का स्मूथनेस को इंक्रीज करता है, जो गाड़ी जो खट खट करके चलता है, जो उसकी इफिशियंसी को डैमेज करता है, नॉकिंग कहते हैं गाड़ी को, तो नॉकिंग को कम करता है। बट नॉकिंग को तो कम करता है मेरे भाई, बट लेड क्या करता है कि एक कैंसर काउजिंग सब्सटेंस है, तो इसके एंड प्रोडक्ट को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल काम है। पर जो फ्यूजन का जो एंड प्रोडक्ट है, इट इज़ वेरी ईजी टू डिस्पोज, इट इज़ वेरी सेफ टू डिस्पोज। ठीक है, और इसमें हमने टॉकमैक डिज़ाइन की भी बात की थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि एंड प्रोडक्ट लेड होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे और अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले मेरे दोस्त देखो कि जो पावर प्लांट हैं देश में कैसे कैसे क्या है। आप यहाँ पर देखिए कि एक पावर प्लांट है, तारापुर पावर एटॉमिक स्टेशन है। पहले हम तारापुर एटॉमिक स्टेशन के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखिए कि जिसमें पुर लगा हुआ है ना, वो महाराष्ट्र में हम उसको याद करेंगे, जैसे कि तारापुर। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। एक और है जैतापुर, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, जैतापुर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। अब देखिए, जो देश का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है वो है तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन, पहला बनता है, महाराष्ट्र में है। किसके सहयोग से बन रहा है दोस्त? ये जो सहयोग है उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से पहला तारापुर एटॉमिक स्टेशन बनता है। आप यहाँ पर देखिए कि कैगा है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और जो कैगा वाला जो पावर स्टेशन है कर्नाटक में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देखिए कि कलपक्कम है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कलपक्कम है, कलपक्कम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलपक्कम किसके सहयोग से बन रहा है? अगर कलपक्कम सहयोग से अगर देखना चाहते हैं तो कलपक्कम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, रूस के सहयोग से बना है, रशिया के सहयोग से बना है। ठीक है, रशिया के सहयोग से बना है। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है हम लोग के देश में, और आज के डेट में जो बिजली सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो है कलपक्कम, तमिलनाडु वाला सबसे ज़्यादा कर रहा है। पर अगर जो जैतापुर वाला भी कमीशन नहीं हुआ है, अगर जैतापुर वाला जो प्लांट है ये 9,900 मेगावाट का प्लांट बन रहा है मेरे भाई। जब 9,900 मेगावाट का प्लांट बन रहा है तो ये जब कमीशन हो जाएगा, जब स्टार्ट हो जाएगा, तो जैतापुर वाला प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जो चल रहा है उसका करेक्ट आंसर है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। इसी कलपक्कम में आप देखते हैं कि एक सेंटर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, कलपक्कम में ही है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है अणु बम के, अणु पार्टिकल्स के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। जो सबसे बड़ा हम लोग का सेंटर है देश का, उसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर है वो है इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, जो कि कलपक्कम में है मेरे भाई। आप एक देख रहे होंगे कि राजस्थान में रावत भाटा प्लांट है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नरोरा एटॉमिक स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरोरा एटॉमिक स्टेशन। और अगर हमको सही से याद है तो ये बुलंदशहर ज़िला में है, जो कि यूपी में है। ठीक है, बुलंदशहर ज़िला में है। और ध्यान से देखो मेरे भाई, तो आप देखते हैं कि काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कुडनाकुल्लम के बारे में बता दिया, कैगा के बारे में बता दिया कि कर्नाटक में है, नरोरा है। बाकी सब याद मत करिएगा, उतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है,
लार्जेस्ट वाला हम लोग को पता होना चाहिए। और ये जो जैतापुर वाला हम लोग बना रहे हैं पावर प्लांट, ये किसके सहयोग से बना रहे हैं? तो फ्रांस, रफाल के सहयोग से बना रहे हैं ना, फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है और फ्रांस बना रहा है। देखो मामला दोस्त कहाँ फंस रहा है और मामला क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मामला यहाँ पे फंस रहा है कि देश को आप सिज्मिक जोन में बांटते हैं। जो देश में जब आप सिज्मिक जोन में बांटते हैं कि अर्थक्वेक होगा तो आप सिज्मिक जोन में उसको बांटेंगे। तो सिज्मिक जोन में आप ये पाते हैं मेरे भाई कि एक से जहाँ पे हम लोग, तो आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट पर हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट पर हैं तो हम लोग का ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा। लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको बता रहे हैं कि इसका एंड प्रोडक्ट इतना खतरनाक होता है कि बहुत ही डेंजरस है इसका एंड प्रोडक्ट। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया तो इतने ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगे कि उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। एक है चेरनोबिल डिजास्टर जो होता है 1986 के आसपास अगर होता है यूएसएसआर में होता है। फुकुशिमा डिजास्टर जापान में होता है और वहाँ का जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला जनरेशन्स है, अभी भी उनमें लार्ज नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर कमिंग। तो एक ग्रुप जो है वो प्रोपोनेंट है और एक ग्रुप इसका विरोध करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करेगा। हम आपको बताते चले कि 2020 और 21 का अगर आप पार्लियामेंट में डेटा देखेंगे 2020-21 में, तो भारत 6780 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस करता है एंड दिस अकाउंट फॉर 3.11% ऑफ द टोटल एनर्जी विच इंडिया प्रोड्यूसेस। तो ये कब का डेटा है? 2020-21 का है। यही सबसे रिसेंट डेटा मिला दोस्त जो पार्लियामेंट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रस्तुत किया है। पर जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होता है उसके लिए हम लोगों ने एक हार्ड मैकेनिज्म बना के रखा है कि हर कोई प्लांट नहीं लगा सकता है। उसके लिए भारत सरकार की एक एजेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है किस मंत्रालय के अधीन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अधीन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये गुलाम नबी आज़ाद को चुनाव में हराए थे, इसीलिए इनको इस तरह से इनाम मिला है 2014 में। तो NPCIL की कब स्थापना होती है? NPCIL 1987 में स्थापना होगी और यही बिजली का जो जनरेशन करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से मेरे दोस्त करता है। तो ये सब थोड़ा सा फिगर हो गया। पर जो कुछ लोग प्रोपोनेंट है कहता है कि अगर हम लोग तो बहुत ही सिज्मिकली एक्टिव हैं, अगर मानते हैं कि अर्थक्वेक आ गया और डिजास्टर हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तब हम लोग क्या करेंगे? तो जो अपोनेंट है, अपोनेंट का ये कहना है कि तब आप क्या करिएगा। पर जो प्रोपोनेंट है इस चीज़ का, उनका कहना है कि ये बताइए कि जब सिज्मिक जोन 1 से 9 है, 1 में कम है, 9 में बहुत ज़्यादा है, मात्र नरोरा वाला अगर आप छोड़ दीजिए तो नरोरा वाला जो है वो सिज्मिक जोन 4 में आता है। बाकी जितने पावर प्लांट्स हैं वो सिज्मिक जोन 3 में आते हैं। तो भाई अगर अर्थक्वेक भारत में आएगा भी तो इतना डेंजरस नहीं आएगा कि वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट करा दे। मात्र एक जगह आ सकता है, वो है नरोरा, क्योंकि वो सिज्मिक जोन 4 में पड़ता है मेरे भाई। नहीं तो कहीं और आने का चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिस्किल चांस है कि वहाँ पर आएगा। तो ये उनका व्यू है और मेरा जो अपना व्यू है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट के चलते क्या हम लोग चलाना छोड़ देंगे? अगर एक्सीडेंट गड्ढा के कारण हो रहा है तो गड्ढा को भरिए। अगर एक्सीडेंट नहीं आपको चलाने गाड़ी से आ रहा है तो चलाना सीखिए। पर ये क्या है कि एक्सीडेंट हो रहा है तो हम गाड़ी ही चलाना छोड़ दें? अरे भाई उसके लिए कुछ मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको फुल प्रूफ करिए और उस मैकेनिज्म के थ्रू आप काम करिए। अभी जो हमने आपको बताया कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, तो अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल से मेजर होता है मेरे भाई। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर बिहार का क्लास है, अगर हम लोग बिहार का डील कर रहे हैं, नहीं बताएंगे तो मेरे लिए दिक्कत है। हमने आपको बताया कि जो पूरा सिज्मिक जोन है उसको आप 1 से 9 के भाग में तोड़ते हैं। अगर आप देखिएगा तो जो सिज्मिक जोन 4 में आता है वो बिहार का, जो सिज्मिक जोन 4 में आता है बिहार का 24 जिला आएगा। सिज्मिक जोन 5 में अगर आप देखेंगे तो बिहार का 8 जिला आएगा, तो 24 8 32। तो सिज्मिक जोन 3 में देखेंगे तो बिहार का 6 जिला आएगा। ये ऐसी एक फैक्ट नुमा क्वेश्चन है जो हमने बता दिया। कहने का मतलब है कि बिहार के जिला में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जब हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, जब परमाणु ऊर्जा बैठाने की कोशिश करते हैं, तो एक तो रॉ मटेरियल का कमी है ही दोस्त, पर एक ये भी एक कारण है कि लोग कहता है कि आप यही जिला में बैठा सकते हैं, 6 जिला में बैठा सकते हैं, क्योंकि आपका कुछ जिला तो सिज्मिक जोन 4 में है जो कि रिस्की हो सकता है, और इन जिला में तो आप बैठा ही नहीं सकते हैं क्योंकि अगर अर्थक्वेक का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ये मोटा मोटी बात है। और अब देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, और ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए ये है आपका यूरेनियम का रॉड, ये है आपका
यूरेनियम का रॉड, ठीक है, यूरेनियम का आपका रॉड ये है, आपने यूरेनियम इसमें डाला। हमने आपको क्या बताया कि अगर अनकंट्रोल्ड हो गया, अगर तुम प्यार कर रहे हो और अगर हद में कर रहे हो, सीमा में कर रहे हो, तो प्यार अमृत है। पर अगर हद से गुजर जाने का नहीं, अगर हद से गुजर जा रहे हो तो फिर वो प्यार जो है वो अभिशाप बन जाएगा। तुम भी पढ़ो, लड़की भी पढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है, सपोर्ट करो एक दूसरे को, पर हद से गुजर गए तो एटम बम बन जाएगा, है ना। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है वही एटॉमिक बम बनेगा, पर अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनेगा। कैसे कंट्रोल करेंगे? हमने आपको बताया कि 2 से 3 न्यूट्रॉन की रिलीज होती है एक स्प्लिट में। अगर इस न्यूट्रॉन की संख्या को हमने कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब कि हमने चेन रिएक्शन पे कंट्रोल कर लिया, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट एनर्जी इन अ वेरी यूजफुल फैशन, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से तोड़ना। ये यूरेनियम का रॉड है। जब आपने यूरेनियम के रॉड पे आपने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया मेरे दोस्त, जैसे ही न्यूट्रॉन से आपने बॉम्बार्डमेंट किया, चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आप ये देखेंगे कि इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होगा, इस न्यूट्रॉन को आपको एब्जॉर्ब करना होगा। जब इस न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लिए हम लोग एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल रड्स। कंट्रोल रड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लोग इसको एब्जॉर्ब करेंगे। मानते हैं कि हमको 1 न्यूट्रॉन की ज़रूरत है तो 1.5 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये जो कंट्रोल रड बना हुआ है ये आपका कंट्रोल रड है। अगर आप इसको अंदर इंसर्ट कर दिए, आप इसको ज़्यादा डीप लेकर अंदर चले गए तो ज़्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर देखिए ये ज़्यादा अंदर है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इस कंट्रोल रड को आपने ऊपर खींच लिया तो कम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट होगा। ये जो कंट्रोल रड है किससे बना होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंट्रोल रड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। तो ये बेसिकली कैडमियम का बना हुआ होता है या बोरन का बना हुआ है। यूजुअली कैडमियम का बना रहेगा या फिर बोरन का बना हुआ है, ठीक है। पहली बात, आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मॉडरेटर है। मॉडरेटर का नाम क्या है? मॉडरेट करना, स्पीड को स्लो करना। अब आप देखिए मॉडरेटर क्या करेगा। आप इस गली से जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, गर्लफ्रेंड आपके छत पर आई हुई है और आपने फ़ोन पर डिसाइड कर लिया कि हम लोग एक दूसरे का दीदार करेंगे। अब ये बताओ, यहाँ पे तुम बुलेट लेके एकदम तेज़ी से निकाल लिए तो अच्छे से दीदार हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। कैसे दीदार हो पाएगा? आँख भी नहीं मिला पाओगे ठीक से। आप क्या करेंगे, यहाँ पर बुलेट को लगाइए, स्टैंड पर लगाइए और झूठ-मूठ का उतर के उसका चक्का देखिए कि हवा ठीक है कि नहीं। दोस्त यार को झूठ-मूठ का फ़ोन लगा लीजिए, फेक कॉल, और वहाँ पे आप दीदार करिए। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्लोइंग डाउन। स्लो डाउन करेंगे तो क्या बेनिफिट है? द मोमेंट यू स्लो डाउन तो कैप्चर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर किस चीज़ की कैप्चर की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी? आँखों का कनेक्शन का कैप्चर का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, दीदार होगा, है ना। तो अगर आप न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देते हैं, किससे स्लो करेंगे? मॉडरेटर से स्लो करेंगे। मॉडरेटर स्लो करेगा तो इसकी कैप्चर की प्रोबेबिलिटी, यूरेनियम के साथ कैप्चर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब कैप्चर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी प्रॉपर फैशन में रिलीज होगा, वेस्टेज कम होगा। तो जो मॉडरेटर बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो मेरे दोस्त, जो मॉडरेटर जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, जो बेस्ट मॉडरेटर होता है उसको आप कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप D2O कहते हैं। D2O वही है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको आप H2 कह रहे थे, पर और भी लोग इस्तेमाल करता है। जैसे कभी जभी आप देखते हैं कि ग्रेफाइट को भी इस्तेमाल किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि जो बेस्ट मॉडरेटर है वो हेवी वाटर है, D2O है, वो बेस्ट मॉडरेटर है। वो क्या करता है? न्यूट्रॉन के गति को स्लो कर देगा। जब न्यूट्रॉन का गति को स्लो करेगा तो इसकी यूरेनियम जो आपका रॉड है इसके साथ इसकी कैप्चर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और जब कैप्चर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो अच्छे से न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। और ये कंट्रोल रड क्या कर रहा है? ये न्यूट्रॉन की संख्या को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं हो सके, और इस तरह से आपका एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट करेगा, है ना। इस तरह से आपकी चीज़ें बढ़ेगी। तो आप इस शील्ड में देखिए कि यहीं पर रिएक्शन सारा हो रहा है। इस शील्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ये भी चांस है कि ये ब्रेक कर जाए, हीट के कारण ये टूट जाए। तो इसको ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे आप कूलेंट डालेंगे। ये जो कूलेंट होता है मोस्ट प्रोबेबली आप इस कूलेंट को देखेंगे कि सबसे सस्ता कूलेंट जो है वो हवा है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहीं कहीं वाटर को इस्तेमाल कर लिया जाता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कूलेंट के
के रूप में, ताकि ये जो आपका चैम्बर है, ये जो चैम्बर में आप देख रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा हीट नहीं हो जाए कि यही ब्लास्ट कर जाए, यही भड़क जाए, है ना। तो इस तरह से जितने भी आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे मेरे दोस्त, आपके लिए चवन्नी भर का होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बन सकता है। और जो भी अगर आपका कुछ और डाउट वाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और ये हमने बताया कि एक बार स्प्लिट होता है तो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है, और ये तो मल्टीप्लाई करते जाएगा और इस तरह से आप एनर्जी का उत्पादन करते हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि और कुछ बचा हुआ है दोस्त, बाकी सब जो है तो है ही। आप बाकी पिछले वाला वीडियो में हमने सारा बता दिया है आपको, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, और जैसा होगा आपको ये चीज़ और आपको बता देना चाहता था कि जो फिज़न है या फ्यूज़न है, ये दोनों एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो आइंस्टीन वाला इक्वेशन है वो हमने बता रखा है कि E बराबर mc² पर काम करता है, बी इट आइदर फ्यूज़न और बी इट आइदर फिज़न, है ना। तो इस तरह से नरोरा वाला भी आपको बता ही